बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड इट्स कैलकुलेशन ये वाला टॉपिक देखेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाए, सारा इस्तेमाल हो जाए और रिएक्शन उसकी वजह से रुक जाए, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आपको पता है ना, जो रिएक्शन के शुरू में चीज़ें होती हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे मैं चाय बना रही हूँ तो दूध, चीनी, पत्ती ये रिएक्टेंट है और जो बाद में चाय तैयार हुई है वो है प्रोडक्ट। तो आप सपोज करें कि मैं चाय बना रही हूँ और मेरे पास दूध है 1 कप, चीनी डब्बा भरा हुआ है, चीनी का भी, पत्ती का भी डब्बा भरा हुआ है। लेकिन चाय कितनी तैयार होगी? चाय तो सिर्फ 1 कप ही तैयार होगी क्योंकि मेरे पास दूध 1 कप है। इजाफी चीनी और पत्ती के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास दूध लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो रहा है। चीनी भी पड़ी हुई है, पत्ती भी पड़ी हुई है, लेकिन दूध सिर्फ 1 कप है और इसके ख़त्म होने की वजह से रिएक्शन भी स्टॉप हो रहा है। मैं 1 कप से ज़्यादा चाय नहीं बना सकती, तो इसलिए ये रिएक्टेंट है मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। या इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से देख लेते हैं। मेरे पास घर में दूध बहुत सारा है, मेरे पास चीनी भी है, लेकिन मेरे पास पत्ती बहुत थोड़ी है। सपोज करें सिर्फ 1 चम्मच है, तो अब 1 चम्मच से मैं बहुत ज़्यादा चाय तो नहीं बना सकती ना। तो भले मेरे पास दूध बहुत सारा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं चाय ज़्यादा नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास चाय की पत्ती बहुत थोड़ी है। तो अब इस रिएक्शन के अंदर ये जो पत्ती है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो रही है और रिएक्शन इसकी वजह से स्टॉप हो रहा है। हालांकि मेरे पास जो बाकी रिएक्टेंट है वो अभी बचे हुए हैं, मेरे पास दूध भी और है, चीनी भी और है, लेकिन फिर भी रिएक्शन आगे नहीं जा पा रहा। तो चाय की पत्ती हो गई लिमिटिंग रिएक्टेंट। बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है सैंडविच बनाने के बारे में कि अगर हमारे पास ब्रेड के 2 स्लाइसेस हों और एक शामी कबाब हो उसके अंदर रखने के लिए, तो उससे एक सैंडविच तैयार हो जाता है। तो सपोज करें कि हमारे पास ब्रेड के 20 स्लाइसेस हैं और शामी है 8, तो अब इससे कितने सैंडविच तैयार होंगे? तो देखिए, एक सैंडविच के अंदर ब्रेड के 2 स्लाइसेस लगते हैं, तो अब इस बार मेरे पास ब्रेड के 20 स्लाइसेस हैं, तो इससे 10 सैंडविच बन सकते हैं। लेकिन एक सैंडविच के अंदर एक शामी लगती है और वो है मेरे पास 8। तो अगर मैं ब्रेड को देखूं तो मैं 10 सैंडविच बना सकती हूँ, लेकिन अगर मैं शामी को देखूं तो मैं सिर्फ 8 सैंडविच बना सकती हूँ। तो इस रिएक्शन के अंदर शामी है मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्योंकि मेरे पास फाइनली जो सैंडविच बनेंगे वो सिर्फ 8 ही बनेंगे और जो इजाफी ब्रेड है 4 वो बच जाएंगे। तो शामी है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्योंकि वो रिएक्शन को लिमिट कर रही है। वो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो गई। कंज्यूम मतलब होता है खर्च हो जाना, ख़त्म हो जाना, और उसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गया है। द अवेलेबल क्वान्टिटी ऑफ शामीज लिमिट द नंबर ऑफ सैंडविचेस। लिमिट करना मतलब महदूद करना। तो वो कह रहे हैं कि शामी की जो हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है वो सैंडविचेस की तादाद को महदूद कर रही है, यानी उसके कम होने की वजह से सैंडविच भी कम ही तैयार हो पा रहे हैं, हालांकि ब्रेड तो हमारे पास और भी हैं। तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की। द रिएक्टेंट which is entirely consumed first during chemical reaction is called limiting reactant or limiting reagent। ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले मुकम्मल कंज्यूम हो जाए उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट दैट इज नॉट completely consumed is often referred as excess reactant। जो रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता, बच जाता है, जैसे कि हमारे पास ब्रेड बच रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। मैथमेटिकली यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक और डेफिनेशन लिखी हुई है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट विच गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो हमें केमिकल रिएक्शन में सबसे कम प्रोडक्ट दे, यानी प्रोडक्ट की तादाद सबसे कम प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ब्रेड और शामी, इन दोनों में से जो शामी है वो सैंडविच की कम तादाद बना रही है 8, हालांकि ब्रेड को देखा जाए तो हम 10 बना सकते थे, तो इसलिए शामी है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मौजूद है वाटर बनने की कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे वाटर बनता है।
हमारे पास हाइड्रोजन गैस H2 इसके 2 मोल्स हों और ऑक्सीजन गैस का सिर्फ 1 मोल हो तो उससे वाटर के 2 मोल्स बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे पिक्चर की फॉर्म में समझाया गया है। मैं पिक्चर से पहले आपको लिख के समझा देती हूँ। सपोज करें मेरे पास हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स हैं, लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन गैस के भी 2 मोल्स हैं। तो अब क्या लगता है आपको, इस बार अब कितने वाटर के मोल्स प्रोड्यूस होंगे? पहले तो 2 हो रहे थे ना। अब इस बार हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसके बावजूद वाटर के सिर्फ 2 मोल्स ही बनेंगे और इजाफी ऑक्सीजन बच जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इजाफी ऑक्सीजन के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो तो थोड़ी ही है। हाइड्रोजन गैस वाटर के 2 मोल्स बनाने के बाद ख़त्म हो जाएगी और उसके ख़त्म हो जाने की वजह से ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और एक्सेस ऑक्सीजन गैस बच जाएगी। तो अब इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस है लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो गई और इसकी वजह से रिएक्शन भी स्टॉप हो गया। पिक्चर में भी देख लें, ये है मेरे पास हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स और ये है ऑक्सीजन गैस के 2 मोल्स। इससे वाटर के 2 मोल्स बने और एक्सेस में ऑक्सीजन गैस का 1 मॉलिक्यूल यानी कि O2 बच गया। इस O2 को हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। अब अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पता लगाना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। इस किताब में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशंस जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की हैं वो सिर्फ इस पहले चैप्टर के अंदर ही हैं, इसलिए टेंशन ना लें, आगे बुक आसान है इससे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द गिवन केमिकल प्रोसेस। हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए जो बिल्कुल बैलेंस्ड हो। दूसरे स्टेप में डिटर्मिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम देयर गिवन अमाउंट। हमें सवाल में उन्होंने ना कुछ मास वगैरह बताए होंगे कि इस रिएक्टेंट का मास इतना है, तो हम उनके मास को यूज़ करके उनके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मास से मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तीसरा स्टेप है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड करने के बाद हम प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड कर लेंगे और फाइनली आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लास्ट में हम ये देख लेंगे कि जिस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट के कम मोल्स बनाए हैं वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। कंबस्टन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर इथीन और ऑक्सीजन गैस ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। अब उन्होंने इन दोनों का मास दिया हुआ है। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम C2H4 एंड 6.4 ग्राम O2 इज अलाउड टू इग्नाइट, यानी कि इन दोनों को हम आपस में जलाएंगे, हीट देंगे। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप बताएं कि इथीन और ऑक्सीजन गैस इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है एंड डिटर्मिन द मास ऑफ CO2 गैस विल बी फॉर्म्ड। और आखिर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी उसका मास भी बताएं। लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम बारी बारी सारे रिएक्टेंट्स को लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट बनाता है। वही जो मास मास रिलेशनशिप वाला तरीका होता है उसके ज़रिए हम कैलकुलेशन करते हैं और फिर आखिर में हम ये देखते हैं कि कौन से रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट की सबसे कम अमाउंट बनाई है। जिसने सबसे कम प्रोडक्ट बनाया होता है वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, पहले इथीन गैस को ले लेते हैं कि वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट बना रही है। मास मास रिलेशनशिप, सबसे पहले इथीन के मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथीन इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। मास इन ग्राम है यहाँ पे 2.8 ग्राम और मोलर मास इथीन का होता है 28। कैलकुलेट कर लेंगे आप, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.1, यानी कि अभी हमारे पास इथीन के मोल्स आ गए 0.1। अब इक्वेशन में देखें, वहाँ पर पहले इथीन के मोल्स थे 1 और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स थे 2 और इस बार इथीन के मोल्स हैं 0.1। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू, इक्वेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं वो लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन में ही जो इथीन के हैं उससे।
और मल्टीप्लाई कर देंगे जो अभी हमारे पास इथीन के हैं 0.1 उससे, और इसका आंसर आ जाएगा 0.2 मोल्स। अब दूसरा रिएक्टेंट यानी कि ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना प्रोडक्ट बना रहा है। इसके मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। मास इन ग्राम है 6.4, O2 का मोलर मास होता है 32। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.2। अब देखिए, पहले इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन के मोल्स थे 3 और कार्बन डाइऑक्साइड के थे 2, और इस बार ऑक्सीजन के मोल्स हैं 0.2। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने होंगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू, इक्वेशन के अंदर जो CO2 के हैं यानी कि 2 वो लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन में जो O2 के हैं यानी कि 3 उससे, और मल्टीप्लाई करेंगे जो अभी हमारे पास O2 के हैं 0.2 उससे, और इनका आंसर आ जाएगा 0.133। तो अब आप देखें कि इथीन ने मोल्स बनाए हैं CO2 के 0.2 और ऑक्सीजन गैस ने बनाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स 0.133। तो इन दोनों में से कम किसने बनाए हैं? ऑक्सीजन गैस ने 0.133 मोल्स। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गैस लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब उन्होंने एक और चीज़ पूछी हुई है कि आखिर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी उसका मास भी कैलकुलेट करें। आखिर में असल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है? एक बार हमने कैलकुलेशन की है इथीन के ज़रिए और एक बार की है O2 के ज़रिए। लेकिन देखें, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट O2 ने बनाई है असल में उतनी ही बनेगी, क्योंकि इतनी बनने के बाद O2 ख़त्म हो जाएगा, और जब एक रिएक्टेंट ख़त्म हो गया तो आगे तो रिएक्शन नहीं बढ़ेगा ना, तो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब 0.133 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो ऑक्सीजन के ज़रिए हमने कैलकुलेट किए हैं वही फाइनल अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो अब उन मोल्स को यूज़ करके हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मास इन ग्राम का फॉर्मूला लगाते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स बने हैं 0.133, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 5.852 ग्राम। एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है उन्होंने, वो भी देख लेते हैं। When aluminium is heated with nitrogen gas at 700 degree C, it gives aluminium nitride। ये इक्वेशन दी गई है। एल्यूमिनियम को और नाइट्रोजन गैस को हम हीट कर रहे हैं और उससे एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन रहा है। If 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस आर अलाउड टू रिएक्ट। दोनों का मास दिया हुआ है उन्होंने हमें, एल्यूमिनियम का भी और नाइट्रोजन गैस का भी। फाइंड आउट द, 3 चीज़ें अब उन्होंने आगे हमें कैलकुलेट करने को कही हैं। एक, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, उसके बाद एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो बन रही है उसका मास बताएं, और तीसरे नंबर पे मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, कि हमारे पास जो रिएक्टेंट एक्सेस में होगा उसका मास भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम को ले लेते हैं और देखते हैं कि वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की कितनी अमाउंट बना रहा है। एल्यूमिनियम के मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। मास इन ग्राम दिया गया है 67.5। एल्यूमिनियम का पीरियोडिक टेबल में मास होता है 27। डिवाइड करने से आंसर आएगा 2.5। एल्यूमिनियम के मोल्स हैं 2.5। अब इक्वेशन में देखें, पहले एल्यूमिनियम के मोल्स थे 2 और एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल्स भी थे 2। पहले इक्वल थे ना, इस बार भी इक्वल होंगे। इस पर हमने कैलकुलेट किए हैं एल्यूमिनियम के मोल्स 2.5, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड के भी होंगे 2.5। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज इक्वल टू 2.5 मोल्स। अब नाइट्रोजन गैस को ले लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। मास इन ग्राम है 140, नाइट्रोजन गैस का मास होता है 28। डिवाइड करने से आंसर आएगा 5, तो नाइट्रोजन गैस के मोल्स है 5। इक्वेशन में देखें, पहले नाइट्रोजन गैस के मोल्स थे 1 और एल्यूमिनियम नाइट्राइड के थे 2, इक्वल नहीं थे, और इस बार नाइट्रोजन गैस के मोल्स है 5। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज इक्वल टू, इक्वेशन में जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड के हैं यानी कि 2 वो लिखेंगे, डिवाइड करेंगे जो इक्वेशन में नाइट्रोजन गैस के हैं 1 उससे,
और मल्टीप्लाई कर देंगे जो अभी हमारे पास नाइट्रोजन गैस के हैं 5 उससे। इसका आंसर आ जाएगा 10 मोल्स। तो नाइट्रोजन गैस एल्युमिनियम नाइट्राइड के 10 मोल्स बना रही है। अब आप देखें, एल्युमिनियम ने एल्युमिनियम नाइट्राइड के मोल्स बनाए थे 2.5 और नाइट्रोजन गैस बना रही है 10 मोल्स। तो इन दोनों में से कम अमाउंट बनाई एल्युमिनियम ने, तो इसका मतलब एल्युमिनियम है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जो आखिर में एल्युमिनियम नाइट्राइड जितना बना है उसका मास कैलकुलेट करना है। तो असल में जितना एल्युमिनियम नाइट्राइड एल्युमिनियम ने बनाया है यानी कि 2.5 मोल्स, यही उसकी फाइनल अमाउंट है, क्योंकि उसके बाद एल्युमिनियम ख़त्म हो जाएगा और आगे रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं। तो इन 2.5 जो मोल्स हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड के, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं मास में। मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स है 2.5, एल्युमिनियम नाइट्राइड इसका मास होता है 41, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 102.5 ग्राम। अब उन्होंने तीसरी चीज़ पूछी हुई है कि हमारे पास एक्सेस में जो रिएक्टेंट होगा उसका मास भी आप कैलकुलेट करें। तो यहाँ हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है एल्युमिनियम, तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन गैस है दूसरा रिएक्टेंट वो हमारे पास एक्सेस में है, तो कुछ तो इस्तेमाल हो जाएगा और जो बाकी बचेगा हमें उसका मास कैलकुलेट करना है। देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से देखें इसको। मेरे पास नाइट्रोजन गैस के हैं कितने मोल्स, जो मैंने उसके मास को यूज़ करके कैलकुलेट किए हैं वो है 5, लेकिन ये 5 इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसमें से थोड़े इस्तेमाल हो रहे हैं और बाकी बच रहे हैं। तो अब हमने पता लगाना है कि इसमें से कितने इस्तेमाल हुए हैं, यानी हमें एक तरह से समझ लेते हैं कि हमें बस फाइंड करना है कि इस सवाल के अंदर नाइट्रोजन गैस कितनी इस्तेमाल हुई है। तो ये हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मेथड से ही फाइंड कर लेते हैं। एक तो हम साथ में वेरिएबल नाइट्रोजन गैस ही ले लेते हैं और साथ में दूसरा एल्युमिनियम ले लेते हैं कि हम देखते हैं कि इक्वेशन के अंदर एल्युमिनियम के 2 मोल्स थे और नाइट्रोजन का 1 मोल था। और अब इस बार हमें पता है कि रिएक्शन में एल्युमिनियम के 2.5 मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स इस्तेमाल होंगे, तो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन के मोल्स जो इक्वेशन में दिए गए हैं 1 वो लिखेंगे, डिवाइड करेंगे जो इक्वेशन में ही एल्युमिनियम के हैं यानी 2 उससे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास अभी एल्युमिनियम के हैं यानी 2.5 उससे, और इसका आंसर आ जाएगा 1.25। तो नाइट्रोजन के 1.25 मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस रिएक्शन में और हमारे पास है कितने 5, तो हम 5 में से माइनस कर देते हैं 1.25 को, आंसर आएगा 3.75 मोल्स। तो ये 3.75 मोल्स हमारे पास एक्सेस हैं। अब इन मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स है 3.75, नाइट्रोजन गैस का मास होता है 28 और मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 105 ग्राम। तो एक्सेस में जो नाइट्रोजन गैस है उसका मास है 105 ग्राम। आगे सेल्फ असेसमेंट में उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पहले दोनों सॉल्व किए हैं बिल्कुल वैसे ही है, तो ये आप खुद सॉल्व कर लें। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मेरे पास इक्वेशन है, इसमें मीथेन और वाटर की फॉर्म स्टीम ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और उससे CO और H2 ये दोनों गैसेस बन रही हैं। उन्होंने पूछा है कि CH4 और H2O इन दोनों में से बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो हम बारी बारी इन दोनों रिएक्टेंट्स को ले लेते हैं और देखते हैं कि ये कितनी H2 की अमाउंट बना रही हैं। जब मैंने CH4 को लिया तो मुझे पता चला कि हाइड्रोजन गैस की अमाउंट बनेगी 5.4 मोल्स, और जब मैंने स्टीम को लिया तो हाइड्रोजन गैस की अमाउंट बनेगी 2.4 मोल्स। तो अब देखिए इन दोनों में से कम मोल्स बनाए हैं स्टीम H2O ने, इसका मतलब स्टीम है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और आखिर में मेरे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी 2.4 ग्राम ही, क्योंकि स्टीम ने इतनी बनाई है, उसके बाद स्टीम ख़त्म हो जाएगी और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। उन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि आखिर में जितनी हाइड्रोजन गैस बनेगी उसका मास फाइंड करें, तो आखिर में मोल्स बनेंगे 2.4 मोल्स। इनको यूज़ करके मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मास इन ग्राम का फॉर्मूला लगाते हैं, मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स है 2.4, हाइड्रोजन गैस का मास होता है 2, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 4.8 ग्राम। अस्सलामु अलैकुम।